हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में, जिसमें एक बहुत ही अच्छा सा मूव बनना शुरू हुआ है। तो हम यहाँ पर दो तीन चीज़ों को समझ लेंगे। सबसे पहले हम एक बार बिजनेस समझ लेंगे कंपनी का। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड वैसे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार मैक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस को लेकर उस पर निगाह डालेंगे। फिर उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट समझेंगे एक बार कि फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, और उसके बाद हम फाइनली टेक्निकल्स पे जाएंगे कि टेक्निकल्स क्या कहते हैं, कहाँ हमें खरीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। तो जहाँ तक बिजनेस की बात करें तो देखो, इंडिया में बैंकिंग बिजनेस में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आज की डेट में सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। जहां तक सरकारी की बात आती है तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि सरकारी कंपनीज सिर्फ नेशन को सर्व करने के पर्पज से बनी होती है। सरकारी कंपनीज का मेन पर्पज कभी भी पैसा कमाना होता ही नहीं है। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए तो सरकारी कंपनी कभी भी सूटेबल नहीं होती। ट्रेडिंग की बात अलग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं साफ साफ मना करता हूं कि कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उनका पर्पज, मेन पर्पज ज्यादा पैसा कमाना है ही नहीं। उनका मेन पर्पज सिर्फ और सिर्फ नेशन को सर्व करना है। तो सरकारी कंपनी को छोड़ के अगर हम प्राइवेट कंपनीज में बात करें तो मैं सरकारी कंपनी क्यों छोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि एक बैंक है जो बहुत बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब एसबीआई सबसे बड़ा है तो वहां क्यों नहीं पैसे लगाए जाए। देखो, वहां हो सकता है एफडी करना ज्यादा सेफ हो, लेकिन अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात है तो एसबीआई के शेयर्स खरीदना कभी भी ज्यादा सेफ नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ एचडीएफसी बैंक। क्योंकि एचडीएफसी बैंक जितना डंडा अपने एम्प्लॉयज पर कर सकता है ना, एसबीआई कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी उनसे उतना काम नहीं ले सकता। इस बात को बिल्कुल सिंपल एक बनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि सरकारी कर्मचारी कितना काम करेगा और बनिया अपनी दुकान पे एम्प्लॉय रख के उससे कितना काम कराएगा। तो ये वही मोटा मोटा हिसाब किताब है। तो बिजनेस की बात ये है। देखो, अब दूसरा कि बैंकिंग बिजनेस इंडिया में बढ़ेगा कैसे, उसका सिंपल सा रीजन है, इंडिया में पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग $2000 है। यूएस में ये $65,000 है। अब $2000 वर्सेस $65,000 अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा गैप है। बात ये आती है कि यार, तो क्या हम अपने आप को अमेरिकन या अमेरिका समझने लगे इंडिया को? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन अमेरिका भी अब से 50 साल पहले ऐसा ही था। आप जरा चार्ली चैपलिन की मूवीज उठा के देखो और पुरानी मूवीज उठा के देखो, उनके बॉडी पे भी ना फटे हुए कोट ही नजर आते थे। वो भी कोयलों की माइंस में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसे ही फंसे हुए थे जैसे इंडिया फंसा हुआ है। लेकिन जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है ऐसे ही उन्होंने ग्रो किया और 30 40 50 सालों में वहां पहुंच गए। तो हमारा भी जो यहाँ से रास्ता है ना, वो ऊपर की तरफ का ही नजर आता है, दूसरा कुछ नजर नहीं आता। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात यह है कि $2000 पर कैपिटा इनकम से जब हम 65,000 पर कैपिटा इनकम की तरफ का रुख देखते हैं ना, तो वो सीधा सीधा बैंकिंग को लेकर सीधा सीधा इम्पैक्ट है कि बैंकिंग के पास बढ़ने के लिए इतना बड़ा स्कोप है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। तीसरा ये, जब कुछ बैंक्स फेल होते हैं ना, जैसे यस बैंक फेल हो जाता है या आईडीबीआई फेल हो जाता है, या फिर हमारे पीएनबी में घोटाले आ जाते हैं, या फिर दूसरे किसी बैंक में किसी तरह की अफवाहें होती हैं, तो उन सब का मार्केट शेयर सबसे सिक्योर बैंक जो नजर आता है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया या कोटक बैंक हो गया, इन्हीं के पास आता है। तो इनको अपने आप से बेनिफिट हो जाता है मार्केट शेयर का। जब कोई बेकार चीज डूब रही होती है तो सब सेफ्टी की तरफ भागते हैं, चाहे वो उनकी एफडी हो, चाहे वो उनके बॉन्ड्स हों। तो यहाँ पर बिजनेस को लेकर एचडीएफसी बैंक को सीधा सीधा हर तरह से बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिक्स को लेकर भी और कंपनी को दूसरे कंपटीशन के कंपैरिजन में भी, कि अगर दूसरा बैंक बेकार है तो इसको सीधा सीधा फायदा मिलता है। हम खुद से भी पूछें कि यार, एचडीएफसी में बैंक खुलवाना ज्यादा सेफ है या कर्नाटका बैंक में या साउथ इंडियन बैंक में, तो खुद से आंसर मिल जाएगा, यार एचडीएफसी बैंक में खोलते हैं ना, दूसरी बाकी कहीं क्यों जाना है। तो जब एचडीएफसी बैंक में खोलना है तो उसका फायदा भी उसी को मिलना है। अब उसी को बिजनेस आना है तो यार नेट प्रॉफिट भी उसी का बढ़ेगा ना, किसी और का तो नहीं बढ़ेगा। अब ये तो हो गई बिजनेस की बात। दूसरी बात आती है कंपनी की बैलेंस शीट को लेके। तो एक मैं आपको बड़ी मोटी सी बात बताना चाहता हूं कंपनी की बैलेंस शीट में, कि इसका जो पिछले साल का नेट प्रॉफिट रहा है ना एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का, वो है 28,500 करोड़। अब ये 28,500 करोड़ नेट प्रॉफिट है आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस एंड ऑल। अब 28,500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन से बड़ी कितनी कंपनीज हैं इंडिया में, जरा एक बार वो देख लें तो सिर्फ 100 कंपनीज हैं। मैंने ये स्क्रीनर.इन पर लिस्ट निकाली हुई है, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन से शॉर्ट किया हुआ है। तो ये 100 कंपनीज हैं। 100 नंबर पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है वो इंद्रप्रस्थ गैस की आती है, जो 29,389 करोड़ है। और 101 नंबर पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है वो एम्बेसी ऑफ आरईआईटी, जो कि एक रियल इस्टेट ट्रस्ट है। तो
उसकी आती है और उसकी 28,296 करोड़ है, जिसकी जो कि कम है इसके एक साल के प्रॉफिट से। तो इस कंपनी की आप ये देख लो, एचडीएफसी बैंक हम इतनी बड़ी कंपनी है और इसका नेट प्रॉफिट इतना है कि जो इंडिया में लिस्टेड 101वीं कंपनीज है ना, जो कि जहां से मिड कैप कंपनीज शुरू होती हैं, क्योंकि टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप माना जाता है, उसके बाद नेक्स्ट 150 कंपनीज को मिड कैप माना जाता है। तो जो लार्ज कैप कंपनीज जहां पर खत्म होती हैं उसका उतना तो इसका एक साल का नेट प्रॉफिट है। अब बात आती है कि इसकी ग्रोथ कैसे रही। ग्रोथ रही देखो, 10 साल में 2200 करोड़ से नेट प्रॉफिट ग्रो करके 28,000 करोड़ हो गया है। और एक भी साल ऐसा नहीं गया है पिछले 10 सालों में कि इसका नेट प्रॉफिट एक भी साल कम हुआ हो। 2200 से 3000, 3900, 5200, 6800, 8700, 10600, 12800, 15000, 18000, 22000, 27000, 28000 लगातार एक भी साल इसका नेट प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी सेम ही 16,000 करोड़ से बढ़ के 1,25,000 करोड़ हो गया है और नेट प्रॉफिट तो 10 गुने से ज्यादा हो गया है। अब अगर पिछले 10 साल में नेट प्रॉफिट 10 गुने से ज्यादा होता है ना, तो सेम पीई को भी अगर मेंटेन किया जाए तो अगले 10 साल में, मतलब 10 साल में आपका शेयर प्राइस भी 10 गुना ही हो जाता है। वो सेम ही रेशियो मेंटेन करता है अगर पीई सेम मेंटेन हो पाता है। जब तक ग्रोथ नजर आती है ना किसी भी सेक्टर में और वो उसका लीडिंग होता है, सबसे बड़ी कंपनी होती है उस सेक्टर की और एथिक्स में भी टॉपर होती है, तो वो सेम चीज मेंटेन करके चलती है। तो अगले 10 सालों में क्या 10 गुना इसका नेट प्रॉफिट और हो पाएगा? मुझे कोई डाउट नहीं है। तो क्या 10 गुना शेयर प्राइस यहां से और हो पाएगा अगले 10 साल में? मुझे उसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पहले हुआ है तो अभी भी होगा। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो देखो, बैंकिंग की बैलेंस शीट को समझना बड़ा मुश्किल काम है यार, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो बोरोइंग का मतलब होता है ना, जो लोन का मतलब होता है, वो लोन नहीं होता है, इसके लिए इन्वेंट्री होती है। क्योंकि इसी को हम लोगों से लोन लेकर ही आगे वो लोन देते हैं, तो उनका सारा प्रॉफिट इसी से आता है। तो इसकी बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। एक चीज समझ लेना, जो बैंकिंग कंपनी सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट कमा रही है ना, वही सबसे अच्छी है अगर आपको बैंकिंग इन्वेस्टमेंट में सेफ रहना है। तो एचडीएफसी बैंक सीधा सीधा खरा उतरता है उस पॉइंट पे। अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2018 में नेट प्रॉफट 4800 करोड़ था, अभी 7000 करोड़ है। तो पिछले 2 साल में भी अगर इतनी ग्रोथ आती है तो मजेदार बात है। अब बात करते हैं कि इसका फंडामेंटल्स में हमने ये सब चीजें चेक कर ली। आरओसीई की बात करें तो 7.31% है। देखो, बैंकिंग सेक्टर का आरओसीई कभी भी 30% प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि ये उस तरीके से काम ही नहीं करती, इनका बिजनेस मॉडल ही वैसा नहीं होता। तो जैसे मैं कहता हूं कि आरओसीई 30% से प्लस हो तो वो एक ग्रेट कंपनी होती है, लेकिन उसमें बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी कंपनीज एक एक्सेप्शन की तरह से काम करती है। जो कंपनीज लोन लेकर लोन देती है आगे और बीच में नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ पैसा कमाती हैं, तो उसमें इस चीज को नहीं समझना चाहिए, ना ही देखना चाहिए। तो इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। जहां तक पीई की बात है तो इतनी बड़ी कंपनीज के लिए 20 का पीई बहुत रीजनेबल पीई है, मार्केट के साथ नीचे आया हुआ है, शेयर को पकड़ने की जरूरत है। अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल्स की। अब टेक्निकल्स में ना देखो, 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कोई चीज मिल जाए तो बड़ी अच्छी लगती है, मैं बड़ा खुश होता हूं। अब ये 200 दिन के मूविंग एवरेज पर ही है बिल्कुल, क्योंकि जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है 200 डेज मूविंग एवरेज ही है। आज इसने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया है। तो हम अगर इसको देखें तो ये बेसिकली एक अच्छा सा चार्ट पैटर्न बनाता है। जो चार्ट पैटर्न शायद ऐसे नजर नहीं आए, लेकिन मैं बनाऊंगा तो अभी नजर आ जाएगा। ये चार्ट पैटर्न बनता है हेड एंड शोल्डर का। सो ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो जाता है, ये हमारा यहाँ से राइट शोल्डर, ये पूरा हेड हो जाता है, और यहाँ से राइट शोल्डर बनता है। और राइट शोल्डर के केस में अब इसने यहाँ से उठना शुरू कर दिया है। मैं इसको V2 कैंडल का नाम देता हूँ। जो ये दो कैंडल्स हैं, दो ग्रीन कैंडल्स हैं, और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज पिछली ग्रीन कैंडल के ओपन, हाई, लो एंड क्लोज से ऊपर है रेस्पेक्टिवली। ओपन से ऊपर है, हाई से ऊपर है, लो से ऊपर है, और क्लोज से ऊपर है। अब अगर ये यहां से उठना शुरू करता है तो टेक्निकली बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसके नीचे क्लोज होता है तो स्टॉप लॉस लगा लो। मैं 200 दिन के मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूं, थोड़ा सा समझना इजी होगा। अगर शोल्डर के नीचे, लोअर लेवल से नीचे क्लोज होता है तो स्टॉप लॉस है। यहां पर हमारी 1093 पर इसकी एंट्री हो गई। अब हमारा टारगेट क्या बनता है? टारगेट बनता है जो इस पूरे हेड एंड शोल्डर का डेप्थ है,
इस डेप्थ को, इस ब्रेकआउट जो नेक लेवल है, नेक लाइन जिसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर की, यहाँ पर लगाकर इसके ऊपर इसको सीधा सीधा टारगेट सेट कर लो कि ये कहाँ तक जाना चाहिए। ये जाता है 1300 तक, तो 1093 से अगर 1311 जाता है तो 20% का सीधा सीधा रिटर्न है। और 20% का रिटर्न देखो ये इमीडिएट मुझे नजर आता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी मार्केट में नीचे सेल ऑफ को एब्जॉर्ब करके सपोर्ट लेकर चलना शुरू किया है। 2 दिन कल उसने सपोर्ट लिया और आज ये चल रही है। तो और इसका ऑल टाइम हाई कितना है, ऑल टाइम हाई भी इसका इतना ही है ऑलमोस्ट। तो इस तरह की कंपनीज हमेशा से ऑल टाइम हाई बनाती हैं, तो ऑल टाइम हाई तो इसका इमीडिएट टारगेट हो गया, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स 4 मंथ्स, और ज़्यादा कर लो तो यार मतलब दिसंबर तक आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जो इसका चार्ट पैटर्न कहता है। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो इस कंपनीज में 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जब मर्जी जितना मर्जी पैसा डालो यार, ये कंपनी ही ऐसी है। अब अगर इसका हम वीकली चार्ट पे एक बार लॉन्ग टर्म में देख लेना कि कंपनी कहाँ से शुरू हुई थी, तो यार 5 रुपये से शुरू हुई थी 99 में, और अभी 1300 पर ट्रेड करती है, तो कितने गुना हो गया है। तो देख लो यार, बड़ा बहुत मोटी सी फिगर आएगी, कोई अच्छी बड़ी सी तो मैं करने के मूड में नहीं हूँ, डर लगता है इतने सारे मल्टीबैगर को देख के। वैसे ये 260 गुना होती है, यस 260 गुना ही होती है। 260 गुना ये शेयर हुआ है पिछले 20 साल में। अगले 20 साल में 260 गुना होगा क्या, गॉड नोज, लेकिन अगले 10 साल में 10 गुना होगा क्या, बिल्कुल नजर आता है। तो मैं एक बायर हूं इस प्राइस पे, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। टेक्निकल साफ साफ सजेस्ट करते हैं, एफ&ओ में काम करना है तो इसमें एफ&ओ में भी काम कर सकते हैं, सीधा सीधा फ्यूचर उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस का लेवल पता है, इसके नीचे क्लोज होता है तो क्लोज कर लो, ऊपर जाता है तो भैया 200-250 पॉइंट मिल जाएंगे। 200-250 पॉइंट एक फ्यूचर पे अच्छे बड़े पैसे बनते हैं। सो आई एम गोइंग टू ट्रेड दिस स्टॉक। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है यार। मैं बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूं और प्यार से बोलता हूं, और कई बार थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार मैं कैसे बढ़ूंगा, लोगों तक रीच कैसे पहुंचेगी, और रीच नहीं पहुंचेगी तो सबको फायदा कैसे होगा यार। ये एक हिंदुस्तान है, अपने हिंदुस्तानियों को, अपने सब लोगों को जो सीखना चाहते हैं ना, सबको सिखा देंगे यार कि कितना सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना के ट्रेड कर सकते हैं और कब ट्रेड करना चाहिए। तो बड़ा आसान है। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम ट्रेडिंग विद विवेक.com। अगली वीडियो तक इंतजार करते रहना, अगली वीडियो पे मैं जरूर आ रहा हूं, बहुत जल्दी आ रहा हूं, जैसे अभी तक आया हूं। थैंक यू सो मच, हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग, हैव ए नाइस डे।